नमस्कार। भारत की भूगोल की सीरीज के अंतर्गत हम लोग भारत की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। भारत की जलवायु का आज की ये क्लास 5वीं क्लास है। इसके पहले जो 4 क्लासें हुई हैं उसमें भारत की जलवायु की जो पहली क्लास थी उसमें हमने भारत की जलवायु का संक्षिप्त परिचय लिया था और उस पर अपनी समझ विकसित की थी। जो दूसरी क्लास हुई थी उसमें शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि पर हम लोगों ने चर्चा की थी, उसे समझने का प्रयास किया था। अर्थात भारत में शीत ऋतु में कहाँ वर्षा होती है, किन कारणों से होती है, इन तमाम चीजों पर हम लोगों ने दूसरी क्लास में चर्चा की थी। तीसरी क्लास में हम लोगों ने ग्रीष्मकाल के मौसम की क्रियाविधि, ग्रीष्मकाल में मौसम की जो क्रियाविधि है उसको समझने की कोशिश की थी। अर्थात जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये किस तरीके से बनता है, इसका प्रारंभ कैसे होता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। इसके अलावा जो चौथी क्लास हुई है उसमें हम दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़ रहे थे और दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है, मैंने इसके पहले की क्लास में बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसकी 2 शाखाएं होती हैं, एक अरब सागर शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। तो इसके पहले वाली क्लास में अर्थात जो भारत की जलवायु की चौथी क्लास हुई है उसमें हम लोगों ने दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है इसका अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में अर्थात भारत की जलवायु की जो 5वीं क्लास है, इस क्लास में हम लोग जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है इस पर अध्ययन करेंगे। आप लोगों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए हमने भारत की जलवायु को छोटे छोटे भागों में करके पढ़ा है ताकि वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है, यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देख लें ताकि भारत की जलवायु से बनने वाला कोई भी सवाल आपकी परीक्षा से बाहर ना जाए। भारत की जलवायु परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, भारत को समझने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और भारत के भूगोल की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इसके पहले की जो भी क्लासेस हुई हैं वो आप देखते जाएं। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। मैंने आपको बताया था कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसकी 2 शाखाएं होती हैं। पहला वो मानसूनी हवाएं जो अरब सागर के ऊपर से गुजरती हैं और वो सह्याद्री से टकराती हैं और सह्याद्री से टकरा करके सह्याद्री के जो पश्चिमी भाग है, सह्याद्री का जो पश्चिमी हिस्सा है जिसे पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान पर बारिश करती है। ठीक है ना। इसके अलावा पश्चिमी तटीय मैदान पे बारिश करने के बाद ये इस गैप से अंदर यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी है, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रवेश करती है और नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी में अमरकंटक के पठार तक बारिश करती है। इसके अलावा यहाँ पर गुजरात का गिर पर्वत है, ये सौराष्ट्र क्षेत्र है। इसके गिर पर्वत के दक्षिणी भाग में, गिर पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से बारिश होती है। उसके बाद खंभात की खाड़ी से ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये अंदर प्रवेश करती हैं, गुजरात होते हुए राजस्थान पहुंचती हैं जो कि अरावली के गुरु शिखर से टकराती हैं और अरावली के गुरु शिखर पर ये बारिश करती हैं और अरावली से टकरा करके ये दोनों हवाएं, ये हवाएं जो हैं 2 भागों में विभाजित हो जाती है जिससे राजस्थान जो है वर्षा से वंचित रह जाता है। ठीक है ना। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ये भारत में इन तमाम स्थानों पर वर्षा करती है। इसी की जो दूसरी शाखा है, इसकी दूसरी शाखा जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, भारत की जो भौगोलिक बनावट है इन्हीं कारणों की वजह से, इन कारणों की वजह से अर्थात ये पूर्वी तट है। आप देख पा रहे होंगे ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये पूर्वी तट है, ये भारत का पूर्वी घाट का मैदान है और ये पूर्वी तट और ये पूर्वी घाट का मैदान है। तो भारत की जो स्थिति है, इस स्थिति के कारण जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है ये भारत के पूर्वी घाट के समानांतर चलती है, पूर्वी घाट के समानांतर चलती है। यही कारण है, अब यहां से आप लोग प्रत्येक पॉइंट लिखते जाइएगा, हेडिंग डाल दीजिए दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। लिखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा भारत के पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होती है, समानांतर प्रवाहित होती है। यही कारण है, चूंकि ये समानांतर प्रवाहित हो रही है, यही कारण है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी घाट पर वर्षा नहीं करती है, पूर्वी घाट पर इसकी वजह से वर्षा नहीं होती है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है
आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, मालाबार तट, मालाबार तट पर बारिश करती है केरल में, लेकिन यहीं पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु में यहाँ पर वर्षा नहीं होता है, इस स्थान पर वर्षा नहीं होता है, क्योंकि सह्याद्री के पश्चिम में ही सक्षम होती है अरब सागर की, जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा है वहाँ पर बारिश करने में सक्षम होती है, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। और इसके साथ दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये भारत के पूर्वी तट के अर्थात पूर्वी घाट के समानांतर होने के कारण पूर्वी घाट पर वर्षा ये भी नहीं करती है। पूर्वी तटीय मैदान पर दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से भी वर्षा नहीं होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी जो शाखा है इससे भी वर्षा नहीं होती है। इस पर वर्षा किन्हीं अलग कारणों से होती है, आगे चल करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, यह शाखा सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए और जाकर के मेघालय में शिलांग के पठार से टकराती है, शिलांग के पठार से जाकर के यहाँ पर टकराती है। शिलांग के पठार पर इसकी 3 जो प्रमुख चोटियां हैं, जैसे कि गारो खासी और जयंतिया, गारो खासी जयंतिया से ये टकराती है, जो कि बीच में खासी पर ये सबसे अधिक वर्षा करती है, खासी पर ये सबसे अधिक वर्षा करती है। इसी खासी पहाड़ी पर जो मेघालय में चेरापूंजी और मासिनराम, इन 2 स्थानों पर सबसे अधिक वर्षा इस मानसून की वजह से होता है, इस मानसून के कारण होता है। अर्थात लिखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये सर्वप्रथम शिलांग के पठार से टकराती है तथा शिलांग के पठार पर गारो खासी जयंतिया पर ये वर्षा करती है। गारो खासी जयंतिया में खासी पहाड़ी पर यह सबसे अधिक वर्षा करती है। खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी और मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बनता है। 1080 सेंटीमीटर, वर्षा को सेंटीमीटर में नापते हैं, 1080 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो कहाँ होता है, खासी पहाड़ी पर अर्थात मासिनराम में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ दर्ज किया जाता है, मासिनराम में। कहाँ पर है, मेघालय में खासी पहाड़ी पर, ठीक है। इसके बाद इसकी एक शाखा आप देख पा रहे होंगे, ये मेघालय है, ठीक है ना, और मेघालय के बाद असम यहाँ से भी शुरू होता है, इस तरीके से ये असम है, असम की जो सीमा बनती है इस तरीके से, ठीक है ना, ये असम है। तो असम यानी कि ये मेघालय और ये असम की सीमा है, त्रिपुरा के इधर ये त्रिपुरा है, ठीक है ना, तो त्रिपुरा के ये बीच में जो गैप बनता है इसे सुरमा घाटी कहते हैं। इसी सुरमा घाटी से नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा शिलांग के पठार पर वर्षा करने के बाद सुरमा घाटी से असम के मैदान में अर्थात ब्रह्मपुत्र के मैदान में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र के मैदान में यह वर्षा करती है, ठीक है ना। सुरमा घाटी से कहां से प्रवेश करती है, सुरमा घाटी से ये असम के मैदान अर्थात ब्रह्मपुत्र के मैदान में ये प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र के मैदान में ये यहाँ पर वर्षा करती है, ठीक है। इसके बाद ये शिलांग का पठार है, ये शिलांग का पठार है और यहाँ पर ये छोटा नागपुर का पठार है, इसको छोटा नागपुर का पठार, ये राजमहल की पहाड़ियां हैं जो कि छोटा नागपुर का पूर्वी विस्तार है। तो ये पठारी क्षेत्र है अर्थात ये उठा हुआ है और ये भी पठारी क्षेत्र, ये भी उठा हुआ है। इन दोनों के बीच में एक समतल मैदान मिलता है, समतल मैदान मिलता है। ये गंगा नदी है और गंगा की एक वितरिका नदी ये हुगली नदी है। तो हुगली नदी के मुहाने से प्रत्येक बात इसी तरीके से लिखते जाइएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा हुगली नदी के मुहाने से उत्तर भारत में प्रवेश करती है, हुगली नदी के मुहाने से उत्तर भारत में प्रवेश करती है, हुगली नदी के मुहाने से उत्तर भारत में। इस गैप को राजमहल गारो गैप, इस गैप को क्या बोला जाता है, राजमहल गारो गैप। इस गैप से यानी कि यहाँ पर ये गारो है और ये राजमहल है, तो यहाँ पर बीच में जो समतल मैदान बनता है, हुगली नदी का जो घाटी बनता है, इसमें से ये उत्तर भारत में प्रवेश करी। तो पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है उत्तर भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आंसर है राजमहल गारो गैप से प्रवेश करती है, हुगली नदी के मुहाने से प्रवेश करती है। इसी का एक और नाम है मालदा गैप, इसका एक नाम है मालदा गैप। इसी मालदा गैप से अर्थात राजमहल गारो गैप से ये उत्तर भारत में
प्रवेश करती है। सर्वप्रथम ये हुगली नदी के किनारे यहाँ पर कलकत्ता, यहाँ पर है कलकत्ता, तो यहाँ कलकत्ता में बारिश करती है। और जैसे जैसे ये उत्तर भारत में प्रवेश करती है, ये जाकर के अरावली से अर्थात दिल्ली तक ये बारिश, इसकी वजह से बारिश होती है। जैसे जैसे उत्तर भारत में प्रवेश करती है वैसे वैसे इसकी बारिश की जो मात्रा है वो कम होती जाती है, क्योंकि इसमें आर्द्रता कम होती जाएगी। आप देखेंगे क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो है ये कैसा है, ये राजस्थान का है। आपको पता है यहाँ पर क्या बन रहा है, ITCZ इस समय यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ रही हैं। तो ये हवाएं जब इस क्षेत्र में पहुंचती हैं, ये वाली हवाएं जब इस क्षेत्र में पहुंचती हैं तो ये गर्म होकर के ऊपर उठती है, जिसकी वजह से इसकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है और राजस्थान में इसकी वजह से बारिश नहीं होता है। ठीक है ना। ये हवाएं जब हुगली नदी के मुहाने से, मालदा गैप से अर्थात राजमहल गारो गैप से जब उत्तर भारत में प्रवेश करती हैं तो ये इस क्षेत्र से अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर ये वर्षा करते हुए बढ़ती हैं, जिसमें सबसे अधिक वर्षा इसके पूर्वी क्षेत्र में, और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ती है वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ये सवाल पूछा जाता है कहाँ पर कितनी वर्षा होती है। इसमें हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं, इसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ प्रमुख शहरें जो हैं, उत्तर भारत के जो प्रमुख शहर है उनके कुछ पॉइंट बनाए हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है कितनी वर्षा होती है। ठीक है ना। कोलकाता में लगभग 150, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा कोलकाता में होती है। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ती है पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में पटना में ये लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा करती है। पटना में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा करते हुए और आगे बढ़ती है। पटना के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगभग ये 76 सेंटीमीटर बारिश करती है। यहाँ पर पटना में 100 सेंटीमीटर बारिश, उसके बाद 76 सेंटीमीटर बारिश जो है वो लगभग आपका कहाँ पे, प्रयागराज में होता है। ठीक है ना। उसके बाद ये कानपुर और लखनऊ का जो क्षेत्र है, ये कानपुर है, ये लखनऊ है, लगभग 70 सेंटीमीटर वर्षा जो है, वार्षिक की बात की जा रही है यहाँ पर, 70 सेंटीमीटर वर्षा लखनऊ कानपुर में ये करती है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है। अच्छा 76 सेंटीमीटर ही वर्षा उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर गोरखपुर। उत्तर प्रदेश जीएस में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जब ये मानसून इधर से प्रवेश करती है तो सबसे पहले गोरखपुर पड़ता है। तो गोरखपुर में ये लगभग 80 से 76 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर कर देती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ दर्ज किया जाता है, गोरखपुर में दर्ज किया जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से आगे बढ़ती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा, जो कि बुंदेलखंड का क्षेत्र लग जाता है, तो बुंदेलखंड में इसमें बारिश नहीं होती है। इस मानसून से बुंदेलखंड में बारिश नहीं होती, अभी समझाएंगे क्यों नहीं होती है। ठीक है ना। उसके बाद ये दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में लगभग 56 सेंटीमीटर बारिश जो है दिल्ली में होती है। उसके बाद ये अरावली तक पहुंचती है, लेकिन दिल्ली के बाद इसमें आर्द्रता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी होती है। इस यही कारण है कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान में बारिश नहीं होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से राजस्थान में बारिश नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे चीजों को। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से भी भारत में कहां बारिश नहीं हो रही है, राजस्थान में नहीं हो रही है। और पूर्वी घाट पर नहीं हो रही है, पूर्वी घाट पर और राजस्थान में इससे नहीं हो रही है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये वाली शाखा, इससे भी राजस्थान में और पूर्वी घाट पर, अर्थात राजस्थान और पूर्वी घाट दोनों स्थानों पर, भारत में दोनों स्थानों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से बारिश नहीं होती है। आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि राजस्थान तथा पूर्वी घाट, भारत का पूर्वी तटीय मैदान, इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से बारिश नहीं होती है। ठीक है ना। यहां पहुंचने के बाद मानसून का निवर्तन प्रारंभ हो जाता है। तो मानसून का निवर्तन और इसके अलावा ये जो गैप बन रहा है, ठीक है ना, अर्थात पूर्वी घाट पर जो वर्षा होगी, पूर्वी घाट पर चक्रवात आता है। इसके अलावा पूर्वी घाट में आपको पता है यहाँ पर क्या है, कोरोमंडल तट है, यह है कोरोमंडल तट है। तो कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है ना। तो वो मानसून का निवर्तन की वजह से इन क्षेत्रों में, ठीक है ना, इन पूर्वी घाट पर, कोरोमंडल तट पर, और इधर ये आंध्रा वाला जो तट है, उत्कल तट, उड़ीसा वाला तट, तो इन तटों पर
लौटते हुए मानसून से अर्थात मानसून के निवर्तन से, और इसके अलावा इस तटों पर वर्षा के दो कारण हैं। इस पर हम लोग आगे की क्लास में, अर्थात भारत की जलवायु की एक अंतिम क्लास, छोटी सी क्लास लास्ट में एक और बनने वाली है, कल उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसमें हम लोग पूर्वी घाट पर होने वाली जो वर्षा है, चूंकि बहुत बारीक पॉइंट है इसलिए इसको ठीक से समझने की जरूरत होगी, इसलिए मैंने इसे सेपरेट कर दिया है, इसे अलग से समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पूर्वी घाट पर वर्षा मुख्यतः दो कारणों से होता है, एक तो मानसून के निवर्तन से होता है, और दूसरा जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनता है, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बनता है, ये जो गैप है, ठीक है ना, इस गैप में यहाँ पर चक्रवात बनता है, तो इस चक्रवात की वजह से पूर्वी घाट पर वर्षा होती है। इसको हम लोग कल की क्लास में समझेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर आकर के जो ये वाला मानसून है, इसका निवर्तन प्रारंभ होता है और ये पूरे भारत में बारिश करता है, ठीक है ना। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की जो शाखा उत्तर भारत में प्रवेश करती है, उत्तर भारत में प्रवेश करती है, तो कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण, कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण ये हवाएं ऊपर उठने का प्रयास करती हैं इस तरीके से, अर्थात उत्तर की तरफ ऊपर उठने का यहाँ पर प्रयास करती हैं, उत्तर की तरफ मुड़ने का ये प्रयास करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ठीक से समझिएगा। अर्थात ये हवाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही हैं, पूरब से जो पश्चिम की ओर जा रही हैं, ये हवाएं पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते उत्तर की ओर उठने का प्रयास करती हैं, उत्तर की ओर उठने का प्रयास करती हैं। अब चूंकि उत्तर की ओर उठने का प्रयास करती हैं, तो ये जाकर के हिमालय से टकरा जाती हैं, हिमालय से टकरा जाती हैं, और वही एडियाबेटिक तापहास की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होती है। और इसी एडियाबेटिक तापहास की वजह से इस यहाँ पे अर्थात शिवालिक में, हिमालय का जो सबसे निचली श्रृंखला शिवालिक पर अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, ठीक है ना। यही कारण है कि शिवालिक पर, इस क्षेत्र में शिवालिक पर यहाँ पे सदाबहार वनों का विकास होता है। इसके अलावा चूंकि ये हवा उत्तर की ओर उठने का प्रयास कर रही है, ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत का पठारी क्षेत्र है। भारत के पठार में यहाँ पर बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है, ये बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये चूंकि हवा उत्तर की ओर उठ जाती है, शिवालिक से टकराती है, और शिवालिक पर ये बारिश करती है, और दक्षिण में, इसके दक्षिण में जो कि बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है, ये वर्षा से वंचित रह जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है, उसमें बारिश कम होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहाँ होती है? मथुरा में होती है। किस कारणों से? क्योंकि वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ पर वर्षा नहीं होता है। ये जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। वृष्टि छाया प्रदेश को हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये रहा दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। अगला है वृष्टि छाया प्रदेश। यह है वृष्टि छाया प्रदेश। भारत का सबसे कम वर्षा क्षेत्र, भारत का सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वृष्टि छाया प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है ना। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इसमें सबसे कम वर्षा हो रहा है। वृष्टि छाया प्रदेश कहां पर बनता है? ये जो भारत का क्षेत्र है, ठीक है ना, ये जो क्षेत्र बन रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से ये वाला, ये जो क्षेत्र है भारत का, बीच में, बीच वाला भारत जो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। इसको बोला जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। कैसे बनता है ये सह्याद्री है, ये सह्याद्री है। तो सह्याद्री का जो ढाल है वो आप देखेंगे इस तरीके से है, और उसके बाद इस तरीके से है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है, ये इस ढाल के साथ ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। इस ढाल के साथ ये ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। तो ये हवा जो है इस पर्वतीय ढाल के साथ ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, और जैसे जैसे हम सतह से ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती है और इसमें आर्द्रता बढ़ जाती है, और उसके बाद ये यहाँ पर वर्षा करती है। इसको क्या कहा जाता है? एडियाबेटिक तापहास। इसको बोला जाता है एडियाबेटिक तापहास,
समझ पा रहे हैं? तो एडियाबेटिक तापहास की वजह से, एडियाबेटिक तापहास की वजह से सह्याद्री के पश्चिमी हिस्से में, अर्थात ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इस पश्चिमी तटीय मैदान में बारिश हो जाती है। इस पश्चिमी तटीय मैदान में यहाँ पर बारिश होती है। लेकिन यही हवा जब ये नीचे उतरती है, इस ढाल के साथ, इस ढाल के साथ जब ये नीचे उतरती है, इसे पवन विमुख ढाल कहते हैं। इसे कहते हैं पवन सम्मुख ढाल। इस ढाल को कहा जाता है पवन सम्मुख ढाल। इसको कहते हैं पवन सम्मुख ढाल, और इसको कहा जाता है पवन विमुख ढाल। इसको कहा जाता है पवन विमुख ढाल। इसको कहते हैं पवन विमुख ढाल। ठीक है ना? तो जब यह हवा नीचे की तरफ आती है, इस ढाल के साथ जब ये हवा नीचे की तरफ आती है, तो जैसे जैसे हम सतह ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होगी, और तापमान में वृद्धि होगी तो आर्द्रता कम हो जाएगी, आर्द्रता इसमें कम हो जाएगी। इस वजह से इस ढाल पर वर्षा नहीं हो पाती है। इस ढाल पर वर्षा नहीं हो पाती है। तो सह्याद्री से पूर्वी घाट तक, सह्याद्री से पूर्वी घाट तक का जो ढलान है वो इसी तरह का ढलान हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। इसी क्षेत्र को, अर्थात सह्याद्री का ये जो पूर्वी ढाल है, सह्याद्री का जो पूर्वी ढाल है, ये सह्याद्री है और सह्याद्री का पूर्वी ढाल इधर की तरफ है, तो सह्याद्री का जो पूर्वी ढाल है इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र को, अर्थात जो यहाँ पर आ रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडियाबेटिक ताप, यहाँ पर तापमान में, यहाँ पर जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान में कमी आ रही है, तो इसको कहा जाएगा एडियाबेटिक ताप हास। यहाँ पर तापमान में कमी हो रही है, तो एडियाबेटिक ताप हास की वजह से पर्वतीय ढाल पर वर्षा होती है। एडियाबेटिक ताप हास के कारण पर्वतीय ढाल पर वर्षा होती है। लेकिन जब इसी ढाल के साथ ये हवा नीचे की तरफ उतरेगी, ये हवा जब नीचे की तरफ उतरेगी तो इसको बोला जाता है एडियाबेटिक, लिख लीजिएगा, एडियाबेटिक ताप वृद्धि। इसको बोला जाता है एडियाबेटिक ताप वृद्धि, और तापमान में बढ़ोतरी होती है। अर्थात यहाँ पर हमने सतह से ऊपर की तरफ गए तो ये ढाल ऊपर की तरफ, अर्थात हवा ऊपर की तरफ जा रही है पर्वतीय ढाल के साथ साथ, तो ऊपर पहुंच करके तापमान में कमी आ रही है, तापमान कम हो रहा है, जिसकी वजह से आर्द्रता इसमें बढ़ रही है, और इस ढाल के साथ ये यहाँ पर बारिश कर रही है। लेकिन जब ये हवा नीचे की तरफ उतर रही है तो हम क्या हो रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, तो तापमान कहाँ होगा, तापमान नीचे अधिक होगा, तो यहाँ पर आने के बाद तापमान इसमें बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से आर्द्रता इसकी समाप्त हो जा रही है। तापमान में बढ़ोतरी होगी तो आर्द्रता इसकी समाप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, जिसे हम बोलते हैं एडियाबेटिक ताप वृद्धि। तो एडियाबेटिक ताप वृद्धि के कारण पवन विमुख ढाल पर अर्थात जो पर्वतीय ढाल है इस पर वर्षा नहीं होता है, ये उसका दूसरा हिस्सा होता है। ठीक है ना? तो ये याद रखेंगे, पूछा जाता है पर्वतीय ढाल पर किससे वर्षा होती है, एडियाबेटिक ताप हास से पवन जो पर्वतीय ढाल है इस पर वर्षा होता है। लेकिन एडियाबेटिक ताप वृद्धि से इसके पर्वतीय ढाल पर वर्षा नहीं होता है। इसी को क्या कहा जाता है, अर्थात जो सह्याद्री का पूर्वी ढलान है, सह्याद्री का जो पूर्वी ढलान है कहाँ तक, पूर्वी घाट तक, इसको कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है ना? तो भारत में वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत महाराष्ट्र में यहाँ पर एक स्थान है, इसका नाम है विदर्भ। इसका नाम है महाराष्ट्र में, इसका नाम है विदर्भ। वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है। भारत में सबसे कम वर्षा, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत में सबसे कम वर्षा इस विदर्भ क्षेत्र में दर्ज किया जाता है। ठीक है ना? सबसे अधिक किसान, भारत में सबसे अधिक किसान आत्महत्या कहाँ करते हैं, विदर्भ क्षेत्र में करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने बताया था कि ITCZ जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसके पहली क्लास में, तो ITCZ जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर आकर के, मैंने कहा समुद्र का किनारा दूर हो जाता है, तो कभी यहाँ पर बारिश हो जाती है और कभी यहाँ पर बारिश नहीं भी होती है। ज्यादातर संभावना बारिश ना होने की होती है। तो इस क्षेत्र में जो किसान हैं वो कर्जा लेकर के और खेती करते हैं, किसके भरोसे, इस यहाँ पर होने वाली जो वर्षा है, जैसे कि ITCZ की वजह से वर्षा हो जाए यहाँ पे, या लौटते हुए मानसून की वजह से यहाँ पर वर्षा हो जाए, या फिर इस
पवन विमुख इसके साथ, अर्थात एडियाबेटिक ताप वृद्धि जो इसको मैंने बताया, इस वजह से वृष्टि छाया प्रदेश में यहाँ पर बारिश अगर हो जाती है तो कुल मिला के यहाँ पर जो किस्मत है उसके भरोसे यहाँ पर किसान जो है कर्जा लेकर के और खेती करते हैं, लेकिन बारिश नहीं हो पाती है, और बारिश नहीं होने की वजह से फसलें नहीं होती, फसलें नहीं होती हैं तो कर्जे में आता है, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है ना। तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र में, विदर्भ प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत सबसे कम वर्षा होने वाला स्थान होता है। ये जो वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश, ये यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां चूंकि बारिश होती नहीं है तो इसलिए जो कटीली झाड़ियां जो राजस्थान में पाई जाती हैं, वही उसी तरह की जो वनस्पतियां हैं वो इस वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत भी पाई जाएंगे। ठीक है ना। तो ये रहा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मैंने जैसा कुछ जैसे जैसे बताया है आप उसी तरीके से इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ हमने वृष्टि छाया प्रदेश भी करा दिया इसमें, तो वृष्टि छाया प्रदेश भी जैसे जैसे मैंने बताया है आप उसी तरीके से इसको कर लेंगे। कल एक छोटी सी क्लास और होगी और वो भारत के मानसून की अंतिम क्लास होगी। उस क्लास में हम लोग मुख्यतः एक तो ये पूर्वी घाट पर होने वाली वर्षा यानी कि जो चक्रवात होते हैं, तो इन चक्रवातों पर हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मानसून का निवर्तन अर्थात लौटते हुए मानसून से भारत में क्या प्रभाव पड़ता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। छोटी सी क्लास होगी कल की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।